हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट टू। जी हाँ, आरपी सिन्हा का जो बुक है उसका पहला पार्ट हमने देख लिया है। आज से हम बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट में ये था कि कुछ बेसिक बातें इस बुक को पढ़ने से पहले जानना चाहिए, जैसे इस बुक का फीचर्स जानना चाहिए, इस बुक में कौन सा अप्रोच अपनाया गया है आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए, राइट। हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, राइट। हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे, बुक पढ़ेंगे, एक एक पेज को पढ़ते चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो इसका नहीं देखा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जी हाँ, आप अगर आपको सही से सीखना है, सही से इस बुक को पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको मेरा पहला वीडियो देखना चाहिए, जिसमें मैंने कुछ बात विशेष नहीं की है, बट उसमें बेसिक बातें की है जो आपको जरूर आना चाहिए। अगर वो सभी चीज़ें नहीं आती है, वो सब चीज़ें अपने ध्यान में नहीं रखते हैं, तो आप अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हैं। जी, स्टार्ट करते हैं। कर्ता के रूप, कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता यानी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है? कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब आपने पढ़ा ही होगा, विषय। सब्जेक्ट का मतलब नागरिक भी होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हर चीज़ को डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि मैं ज़्यादातर ग्रामेटिकली डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। और किसी के अधीन होना भी होता है, ठीक है। किसी के अधीन होना भी होता है, लेकिन मैं ये सब्जेक्ट के बारे में पहले चर्चा क्यों कर रहा हूँ? इस बुक में सबसे पहले कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा क्यों की गई है? देखिए, हिंदी में जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, राइट। तो आप हिंदी में इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी शिक्षक ने पढ़ाई। इस सब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख सकते हैं हिंदी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अंग्रेजों का ये कहना है, इंग्लिश में ये है कि ये सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, तो फर्स्ट आपको डिसाइड करना है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले, किसी भी सेंटेंस को बोलने से पहले आपको ये बात आना चाहिए कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फर्स्ट हमें क्या चुनना है? फर्स्ट फर्स्ट हमें क्या चूज करना है? तो फर्स्ट हमें चूज करना है सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये चीज को आइडेंटिफाई करना है आपको कि हमारा उस सेंटेंस में, जो हिंदी का सेंटेंस दिया है हमारे सामने, उसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, राइट। फिर जब हमें ये सब्जेक्ट पता चल जाएगा, राइट, तो हमें ये देखना है सेकंड में हमें क्या करना है। पहले में तो आइडेंटिफाई करना है भाई सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, और दूसरे में हमें पता करना है, सेकंड में हमें ये करना है कि जो हमने सब्जेक्ट चुना, जो हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, वो सिंगुलर है या प्लूरल है ना। तीसरा हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमने सब्जेक्ट को चूज किया, सिलेक्ट किया, ठीक है, तो वो क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, राइट। सो बिकॉज काउंटेबल है तो उसके पहले, अगर काउंटेबल है, अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है, ये भी देख लीजिए कि अगर प्रॉपर नाउन है या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है। अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है, अगर वो काउंटेबल है, तो उसके पहले भैया आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और काउंटेबल है तो वो सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सभी बातें आपको आना चाहिए पहले ही दिमाग में, तभी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं बढ़िया से। सो अब उसके बाद जब ये सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ये सभी चीज़ें कि हमने अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट पता करने के लिए आप पूछ सकते हैं कि किसने पढ़ाया, कौन पढ़ाया, है ना। हु या विच लगा करके भी पूछ सकते हैं। सो
अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने सब्जेक्ट का पता कर लिया, तो अब हमें ये भी पता करना पड़ेगा ना कि हम जो सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं उसका टेंस क्या है ना। फोर्थ नंबर में हमारा ये बात होना चाहिए ना कि अगर हम जो सेंटेंस बना रहे हैं उसका टेंस क्या है ना। जैसे यहाँ पे ये पढ़ा, कौन से टेंस में दिया है, पास्ट, और वो भी सिंपल। तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो चीज़ मैंने बेसिक बताया है, फर्स्ट वीडियो जाके देखिए आप। अगर ये नहीं देखते हैं तो आपको अंग्रेजी आ ही नहीं सकता। आपको इस बुक को ट्रांसलेट करने में, या फिर मैं कितना भी बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहला वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत ही जरूरी है वो। आगे देखिए, जैसे हमने अब हमें ये पता चल गया कि वो, जैसे हमने टेंस टेंस को हमें फोर्थ नंबर में देखना है ना। तो ये टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, तब तो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में देखिए, ये जो यहाँ पे दिया है सिंपल पास्ट टेंस जो दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। सब्जेक्ट V2 उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अनुसार हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। बट ये जो टेंस है ना, हम इसको और आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल हमें ये समझना था कि सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है। जैसे शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई तो टीचर टॉट इंग्लिश। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि सर आप उदाहरण का लेकर क्यों बता रहे हैं। ऐसा है कि मैंने पहले जब बताया था, मैंने कॉपी पे बताया था, कलम लेकर वीडियो किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि मुझे उदाहरण इसलिए लेना पड़ रहा था क्योंकि आखिर मैं जो बुक पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या उदाहरण दिया है। ये जब बातें आपके सामने होंगी तो वो समझ में आएगा कि हाँ इसी बुक से लिया गया, नहीं तो लगेगा कि नहीं नहीं इस बुक से नहीं है। तो जैसे यहाँ पे आपने देख लिया, तो ये जो चीज़ें हैं कि हमें टीचर टॉट इंग्लिश, तो ये जो टीचर है ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट है। स्टूडेंट क्या है, ये सब्जेक्ट है। देखिए अगर टीचर सिंगुलर है ना, तो इसके पहले आर्टिकल लगा है ना। काउंटेबल है तो अगर लगा है ना आर्टिकल, तो ये बात ध्यान में रखिए। जैसे आप कोई बॉय लिख देते हैं, बॉय प्लेस, ठीक है ये सिंगुलर है, आपने ये भी लगा दिया सिंगुलर, ओके। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ये जो हमारा सब्जेक्ट काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा ना। अगर आप आर्टिकल नहीं लगाते, ए द कुछ भी, एन कुछ भी अगर नहीं लगाते इसके अनुसार, है ना, तो वो सेंटेंस गलत होगा। और ये मत समझिए कि ये छोटा सा गलत, ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को डिसाइड करना है। सब्जेक्ट डिसाइड करने के बाद वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद अगर वो काउंटेबल है तो उसके साथ आर्टिकल लगाना है, नहीं काउंटेबल है तो कोई बात नहीं है। अब प्रोपर नाउन भी है तो भी आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है। ये पता चल गया ना सब्जेक्ट क्या है। तो सेंटेंस में कुछ नहीं है, ये आगे हम टेंस पढ़ेंगे तो वो पता चल जाएगी। ठीक है। टेंस क्या है तो मैंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, तो बस सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख लेना, बस यही यही फॉर्मूला, यही स्ट्रक्चर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे रूल नंबर 2 ये कहता है कि राम के एक लड़की है, सीता के 2 पुत्र हैं, उसके 3 गायें हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि ये सेंटेंस क्या बताना चाहता है। हम तो यहाँ पे ये बुक तो चर्चा कर रही है सब्जेक्ट के बारे में, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो सेंटेंस है ना, इससे पोजीशन होता है कि भाई ये मेरा अधिकार, अधिकार की बात हो रही है, रिलेक्शन की बात हो रही है, ऑनरशिप की बात। जैसे उसके 3 गाय हैं, तो उस पे गायों पे अधिकार किसका है, किसके गाय हैं, तो उसके हैं, है ना। सीता के 2 पुत्र हैं, तो ये मतलब रिलेशन और ऑनरशिप को बता रहा है। तो पोजीशन अगर बताए या रिलेशन बताए, रिलेशनशिप, या फिर ऑनरशिप बताए शिप, तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं हैव से। ठीक है। जैसे इसके लिए सब्जेक्ट हो जाएगा पहले। सारे अगर आप देख लीजिएगा ना, मतलब इंग्लिश के सारे, इंग्लिश के जो भी सेंटेंस शुरू होंगे ना, वो पहले सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है। हिंदी में आप कहीं पे भी सब्जेक्ट को रख सकते हैं, बट इंग्लिश में सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज होगा। ये मैंने तो मतलब लाइव क्लास बच्चों को पढ़ाया है, आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। और उसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट बच गया है ना, वो होगा।
ठीक है। जैसे राम के लड़के, अब यहाँ पे एक और चीज समझना है, समझना ये है, जैसे यहाँ पे उसके आ गया तो एक मिनट, जैसे यहाँ पे मेरे आ गया, यहाँ पे उसके आ गया, या उसकी आ गया, या तुम्हारे आ गया। तुम्हारे जैसे बोल दिया कि तुम्हारे दो गायें हैं, तुम्हारे दो कार हैं, है ना, तो तुम्हारे का इंग्लिश क्या होगा, ये भी एक दिक्कत हो जाएगी अगर अभी आप नहीं समझते हैं तो बताना ये है, ये दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई देगा, तो बताना ये है कि ये जो तुम्हारा है ना, इसके लिए यू यूज करना है सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। क्योंकि अब योर जो है, जैसे तुम्हारा का इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं हमेशा क्या, योर, योर, आपको अच्छा लगेगा, मेरा, मेरे 5 बहनें हैं, है ना, तो मेरे का माई, मेरे का क्या लिखेंगे आप, माई। ये गलत होगा, बिकॉज ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और जब भी एडजेक्टिव आएगा तो किसी ना किसी नाउन के साथ आएगा, ठीक है। जैसे मेरे भाई के 2 कार हैं, ऐसे मैंने बोला कि मेरे भाई के 2 कार हैं, तो मेरे भाई, तो मेरे भाई आ गया जब, तो भाई मेरा नाउन हो गया, तो ब्रोदर, माई ब्रोदर, अब ठीक है, अब लगा सकते हैं, है ना, अब लगा सकते हैं, लेकिन मेरे 2 कार हैं, तो उसके लिए आपको आई लगाना पड़ेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। कि जब भी एडजेक्टिव आएगा ना, एडजेक्टिव का यूज हम करेंगे, तो वो अकेले नहीं आएगा, वो ना नाउन के साथ आएगा, ठीक है। और ये जो जैसे इट इज, जैसे दिस इज, अगर जैसे माई है, तो इसका प्रोनाउन हमें यूज करना है, प्रोनाउन वो हमेशा अकेले आता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूं कि दिस इज माई पासपोर्ट, वेयर इज योर्स, तो ये जैसे दिस इज माई पासपोर्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। एंड फिर पूछा मैंने कि वेयर इज योर्स, वेयर इज योर्स, तो ये योर्स जो है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है, और एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन के साथ आता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आपको चीज़ नहीं आएगा ट्रांसलेट करने, लेकिन वैसे अगर आप जैसे ये बना रहे हैं कि राम हैज़ अ डॉटर, सीता हैज़ 2 सन्स, इसका एक और मतलब दूसरे तरीके से भी लोग बनाते हैं, मीनिंग, मीनिंग तो सेम ही होता है। जैसे हैज़ गॉट लगाते हैं, कोई हैज़ गॉट लगाता है, हैज़ या हैव गॉट, इसमें 2 वर्ब हो गए, लेकिन ये केवल इतना ही से ही काम चल जाएगा। ये ज़्यादातर लोग इसको इनफॉर्मल बोलते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और जो हैव है, हैव हैज़ का यूज़, हैव और हैज़ का यूज़ ये फॉर्मल माना जाता है, तो आप इसका ही यूज़ करें ज़्यादातर, ठीक है। इसका निगेटिव बना है, तो निगेटिव मैं आपको कहूँगा कि डू और डज लगा के बनाइए, ठीक है। आ गया ना समझ में। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, देख यहाँ पे भी जैसे दिया ही हुआ है कि उसके के लिए ही और सी लगेगा, मेरे के लिए आई लगेगा, तेरे के लिए यू लगेगा, हमारे के लिए वी, इन्हीं की हमारे के लिए आवर लगाने लगे, तेरे के लिए योर लगाने लगे, है ना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा, अब जैसे आपको ऐसा लगता है ना, मतलब कि सेंटेंस हम नहीं बताएंगे, आपने तो उदाहरण वाला सेंटेंस ही बता दिया। एक एक लड़की ने मुझे कमेंट किया कि सर मतलब आप केवल उदाहरण में जो दिया गया है वही बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज से आप इस बुक को पढ़िए, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए, और एक दिन मैं कह रहा हूँ कि एक दिन इसमें जो भी रूल होंगे, है ना, वो बात करेंगे। दूसरे दिन जो भी इसका, जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि पिक आउट द सब्जेक्ट एंड ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको ये जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है, उसको पिक आउट करना है, उसको चुनना है, ठीक है। शिक्षक ने प्रश्न किया, तो ये सबसे पहला काम क्या है कि आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, राइट। अगर आपको सब्जेक्ट पता नहीं है तो आप सेंटेंस को ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसी पे तो डिपेंड करेगा आने वाला वर्ब, है ना।
कि वर्ब अगर ये सिंगुलर है, अगर मैंने कहा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। मैंने कहा कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हमारा आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग केवल रूल देख रहे हैं, कल हम लोग देखेंगे ये जो सेंटेंस है यहाँ पे दिया हुआ, इसके सारे सॉल्यूशन, इसको हम ट्रांसलेट करके देखेंगे, एकदम आपके सामने ट्रांसलेट करेंगे कि हमने कैसे इसको ट्रांसलेट किया। ठीक है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप एक बार अपने से बना के भेजिए, है ना। कल हम इसको हम आपके सामने बनाएंगे, और जो आप भेजे होंगे ना, उसको आपके सामने बताएंगे कि आपने इसमें क्या गलती की है। ठीक है। तो बहुत ही आसानी तरीके से एकदम मतलब लगेगा कि हाँ मैं क्लास में बैठा हूँ, और इस तरह से आप मेरे सामने मेरे टीचर बैठे हुए हैं और वो मुझे बता रहे हैं कि मैंने ये गलती की। हाँ, ऐसा है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस कोर्स के लिए, तो मैंने ला दिया। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे 2-4 क्लास आगे बढ़ती जाएगी तो बच्चे कम होते जाते हैं, तो ये मतलब आप खुद ही नहीं पढ़ना चाहते इसका मतलब। तो कल इसका सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत ही आसान है, एक बार आप खुद से ट्रांसलेट करके देखिएगा। और ये जो टेंस है ना, हम आगे भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। एक लड़की कहती है कि सर आई वांट नो अबाउट मोर ग्रामर, सर वाई वाई डू यू टीच सच। तो मैंने कहा कि मतलब ये क्या लिख रही हो, क्या पूछना चाहती हो। तो वो कह रही है कि सर आपका जो तरीका है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने पूछा क्या, कि आप हमेशा कहते हैं कि वी विल टॉक लेटर, वी विल डिस्कस लेटर। मतलब मेरा कहने का मतलब, तो फिर मैंने कहा कि देखो, जो चीज़ जहाँ पे ज़रूरी होता है ना उतना ही बताया जाता है। ज़्यादातर अगर आप बात करेंगे तो वो फिर आपको ही दिक्कत हो जाएगा। जैसे मैं ज़्यादातर ग्रामर, जैसे मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया और मैं आपको पढ़ाने लगूँ कि सब्जेक्ट के कितने प्रकार हैं, राइट, 3, और 3 को एक एक करके डिस्कस, भाई वो अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, समय मैं बर्बाद क्यों करूं इसमें, है ना। तो अगर आप कुछ ज़्यादा नॉलेज चाहिए ग्रामर की तो दूसरे क्लास में आ जाइए ना, जहाँ पे हम ग्रामर पढ़ते हैं केवल। ठीक है। रूल नंबर 3 देखिए, ये क्या कह रहा है कि राम को घर जाना है, मुझको पत्र लिखना है, मोहन से चला नहीं जाता। इसमें दो तरह के सेंटेंस बन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो सेंटेंस है ना, वो कहीं ना कहीं ये कंपल्सन को बताता, ऑब्लिगेशन को बताता है ना। मतलब आप किसी को फोर्स कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना ही करना होगा। जैसे कोई दो पार्टनर रह रहे हैं दूसरी जगह पे, ठीक है, दूरी पे जाकर के रह रहे हैं, कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली इलाहाबाद कहीं पे भी। तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे एक का टाइम होगा कि ठीक है मैं सुबह में खाना बना दूंगा और तू शाम को खाना, रात को खाना बना देना, है ना। और दूसरा, तो भाई आपको खाने का मन करे या ना करे, अगर उसको खाने का मन है तो आपको खाना बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, कंपल्सन है। जैसे आप देखिए, भले ही आज मतलब आप स्कूल गए होंगे तो वहां पे आपको अंग्रेजी पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा या कर रहा होगा, लेकिन आपको अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ेगा। स्कूल में तो सब इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो होगा और वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा कि छोड़ देंगे। तो वो वहाँ पे भी ये क्या हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, भाई पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस इसको सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 लगाना है और ये ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे कह रहा है कि राम को घर जाना है, तो क्या होगा। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि जो राम है वो हैज है क्या है, उसके साथ हैज होगा या हैव होगा। ठीक है, इट्स बहुत सिंपल है ना। ये बताना कोई जरूरी थोड़ा है। हैज जो हमारा है वो सिंगुलर होता है, हैव जो होता है वो प्लूरल होता है, ये ठीक है। अब इतना से तो आप समझ ही जाएंगे, है ना। हैव एज में तो आपको दिक्कत नहीं होगी इतनी, इतना मतलब इतना तो आता ही होगा, तभी तो आप इस बुक को पढ़ रहे हैं ना। तो इसको जानने के लिए, जैसे जैसे राम हैज टू गो होम, अगर इस सेंटेंस को आप वर्ड यूज करके भी कर सकते हैं। जैसे आप किसी को मतलब एक तरह से बाध्य बाध्य करते हैं, है ना,
किसी को कि ये काम आपको करना ही करना है ना, तो आप इसको दो तरीके से, दो तीन तरीके से आप बना सकते हैं। आप अपने से किसी को कंपल्सन बताने के लिए, ऑब्लिगेशन करने के लिए आप ये कभी आप मस्ट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं ना। फिर आप ये वर्ड फोर्स भी यूज कर सकते हैं, फोर्स्ड टू। जैसे राम को घर जाना है या राम को घर जाना पड़ता है, हिंदी कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे कर सकते हैं ना, राम इज फोर्स्ड टू गो होम, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। लेकिन एक तरीका और ये होता है कि मतलब एक तरीका से बोलिए कोई भी चीज़ को, है ना, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल फोर्स यूज कर सकते हैं, इसकी जगह कॉम्पेल भी यूज कर सकते हैं ना, तो उसकी जगह आप कॉम्पेल, तो ये तो मीनिंग के तौर पे आप वर्ड के तौर पे यूज कर ही सकते हैं। मैंने ये सोचा कि आपको बताना चाहिए कि आप दूसरे तरीका से भी, दूसरे, जैसे आपको रूल्स पता नहीं है ना, किसी चीज का, तो आप उसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर वर्ड होंगे, शब्द होंगे, तो उन शब्दों के सहारे भी आप किसी भी सेंटेंस को बता सकते हैं, है ना, अपने तरीका से। इन्हीं के मतलब जो रटा रटाया रूल्स पहले से बना हुआ है उसी को हम फॉलो करेंगे, एंड जो कहेगा हम उसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ये बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो इसमें भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ये सारे सेंटेंस आप बहुत ही सिंपल है, इन सभी को ट्रांसलेट कीजिए। एक छोटा सा मैं आपको कहूंगा कि आप मुझे बताइए, जैसे मैंने अभी 3 वे बताया आपको ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। एक तो आप मस्ट से भी कर सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग सेंस बता सकते हैं, उसकी जगह फोर्स भी कर सकते हैं, या कॉम्पेल भी, ये वर्ड वाले कहानी है दो। और ये हैज और हैव के साथ टू लगा करके भी आप ये कंपल्सन और ऑब्लिगेशन को बता सकते हैं। पर मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि सही में ये बात आपको समझ में आया या नहीं। ये सेंटेंस आप ट्रांसलेट करके मुझे एक दो सेंटेंस इसमें का, जैसे यहाँ पे लड़कियों को उपन्यास पढ़ना चाहिए, सॉरी पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है, ये मतलब एक कंपल्सन अगर बता रहा है, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। एक और सेंटेंस है, उसको मैच खेलना है, और कल हम इसको देखेंगे, इस सारे सेंटेंस को मैं आपके सामने ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि राम की गाय काली हैं। अच्छा, एक और चीज, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट जैसे हमें अभी हम कर्ता के रूप ही पढ़ रहे हैं, इसमें अलग अलग रूपों को बता रहा है, फिर से दोबारा हम इन सारे सेंटेंसों को पढ़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और जो सब्जेक्ट बताना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट कैसे क्या करना है ना। जैसे यहाँ पे राम की गाय काली है, तो यहाँ पे ये जो राम की गाय है, तो ऐसा मत समझिए कि ये जो राम है वो सब्जेक्ट है। ऐसा है कि जिसके विषय में, सब्जेक्ट का कहना है कि जिसके विषय में कहा जा रहा है ना, जैसे हाँ, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, तो जिसके विषय में कहा जाता है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, तो काली क्या राम है, काली गाय है ना, समझ रहे हैं। इस पुस्तक के नियम सरल हैं, तो इसमें क्या है, ये पुस्तक है, इस पुस्तक, है ना, सॉरी इस पुस्तक के नियम सरल हैं, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हमारा, क्या चीज सरल है, नियम सरल है भैया, है ना। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा हुआ। ऐसा ही इंग्लिश में कहते हैं कि ये जो हमारा पहला प्रीपोजिशन आया और इसके पहले जो हमारा जो भी वर्ड आएगा वो हमारा सब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है। बट हिंदी के सेंटेंस को पता कैसे करेंगे कि जिसके विषय में कहा जा रहा है ना, उस वो हमारा सब्जेक्ट होता है। फिर से सुनिए, जिसके विषय में कहा जा रहा है ना, वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब जैसे यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा है, द काउस ऑफ राम आर ब्लैक। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे केस, ये एस्ट्रोफियस का यूज, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ऑफ है और इसके पहले आने वाला वर्ड जो है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये इंग्लिश का कहना है।
तो ये तो लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्ड, तो अब तो ठीक है, और इसके अनुसार ये सब्जेक्ट के अनुसार आने वाला वर्ब होगा, तो ये वर्ब हो गया, ठीक है। ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो गया, ठीक है। बट मेरा कहना ये है कि अच्छा, ये सभी चीज़ें तो बहुत बढ़िया आपने बताया, लेकिन हम जो आगे पढ़ेंगे ना, जैसे लिखा है यहाँ पे द काउज ऑफ राम, ये जो ऑफ है ना, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, हम आगे इसको पढ़ेंगे। ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। ये नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, ठीक है। और स्ट्रॉफियस ये जो पढ़े हैं, इसका यूज होता है लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। तो सजीव के लिए हमें एस्ट्रोफियस, और निर्जीव के लिए हमें ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो काके की होता है विभक्ति, इन सभी को बताने के लिए। बट यहाँ पे हुआ यूज क्या है, द काउज ऑफ राम। लेकिन मैं कहूंगा कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, राम्स काउज। अब जो एस्ट्रोफियस के बाद आने वाला जो वर्ड होगा यहाँ पे, अब वो हमारा वर्ब होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो ऑफ है, अभी मैंने बताया कि जो प्रीपोजिशन, पहला प्रीपोजिशन आएगा वो हमारा सॉरी सब्जेक्ट होगा। पहला प्रीपोजिशन जो आएगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। द रूल्स, द काउस, है ना। अब यहाँ पे ये ठीक है, दोनों निर्जीव है, तो हाँ ठीक है, इसके साथ ऑफ लगाते हैं, बेटर है। अब स्टफियस के बाद हम बाद में दूसरे क्लास में कर लेंगे। उस उसको पढ़ने के लिए भी आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो सिंपल है, इस टेबल पर किताब है तो देयर आर बुक्स ऑन दिस टेबल, सो सिंपल। इस बाग में सुंदर फूल हैं, तो पहले बनेंगे सुंदर फूल हैं, ठीक है। तो देर लगा के बना, देयर आर लवली फ्लावर्स इन द गार्डन, सॉरी इस बाग, इन दिस गार्डन, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, जैसे अगर ये बड़े बड़े सेंटेंस हो गए ना, खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, तो मतलब बढ़ क्या रही है, कीमत बढ़ रही है, ठीक है। तो कीमत बढ़ रही है, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ ना। क्या बढ़ रही है संसार में, क्या बढ़ रही है, तो खाने पीने की वस्तु भी बढ़ रही है। लेकिन एक ये है, इसमें बहुत सारे प्रीपोजिशन आ जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो मतलब हम कैसे करेंगे सर, तो इसको हम, मैं एक साधारण सा ट्रिक बताऊं, छोटा सा मतलब बहुत ही सिंपल, इसको आप उल्टा जाइए। उल्टा जाने का मतलब ये है कि कीमत तो द प्राइस, कीमत तो द प्राइस, है ना। अब ये कीमतें बढ़ रही हैं तो प्राइसेस होता, लेकिन वस्तु, अब किसकी कीमत बढ़ रही है, द प्राइस ऑफ। अब की का इंग्लिश हो जाएगा ना ऑफ, उल्टा जाना है पहले। अब अब किसकी कीमत, तो खाने पीने की वस्तुओं की। तो सिंपल लिख लेंगे फूड आर्टिकल्स, खाने पीने का क्या, फूड आर्टिकल्स, ये लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स। अब कहाँ पे बढ़ रहे हैं, संसार के सभी देशों में, इन ऑल द कंट्रीज, उल्टा जाना है ना। और देखिए, अब फिर जब इसका मीनिंग निकालेंगे ना, मीनिंग, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि इस तरह से फिर उल्टा जाकर के, कि संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। आया कि नहीं समझ में। तो और इसमें भी, और इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, जो सबसे पहला प्रीपोजिशन आएगा ना, ये वाला प्रीपोजिशन, सेंटेंस का पहला प्रीपोजिशन जो आया, वो हमारा उसके पहले वाला जो वर्ड है, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और ये जो प्राइस है, इसके अनुसार ये हमारा वर्ब लगेगा, जो यहाँ पे दिया है इज, ठीक है। इसके अनुसार क्या लगेगा, इज, बिकॉज ये सिंगुलर है। यही तो ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हमें सब्जेक्ट पता नहीं है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम आगे वर्ब कौन सा यूज करें, सिंगुलर यूज करें, प्लूरल यूज करें, और गलती कर बैठेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। या एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमें उल्टा चलना है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं एक। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है कि हिंदी में विभक्ति कारक चिन्ह के बाद आने वाला नाउन जो होता है,
वो कर्ता होता है। अंग्रेजी में प्रीपोजिशन के पहले जो आएगा, जो पहला प्रीपोजिशन के पहले आने वाला जो नाउन है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है। काके के लिए हम ऑफ, में के लिए इन, पर के लिए ऑन, एट, और से के लिए फ्रॉम, बाय, विद, ये सभी प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। एंड ज़्यादातर आपको प्रीपोजिशन जानना है तो प्रीपोजिशन की अलग से क्लास कर लेंगे एक दिन। ठीक है। जैसे यहाँ पे सेकंड सेकंड देखिए, जैसे इस जंगल, इसको तो पकड़ने वाला नहीं है, नहीं तो मैं, हाँ, नहीं हो रहा है, चलो। जैसे इस, ये क्या है कि इस जंगल के सभी वृक्षों की पत्तियां हरी हैं। तो अब उल्टा मैंने कहा कि जैसे आपको जाना है उल्टा, तो पहले तो ये पता करना है। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि क्या हरी है, तो पत्तियां। तो सिंपल, ये तो बात पता चल गई हमें कि पत्तियां का लिखना है द लीव्स, है ना, द लिप्स हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि क्या हरी हैं, तो पतिया हरी हैं। अब देखिए इसमें ये तो पता चल रहा है कि हाँ भैया मतलब पतिया हरी हैं। अब इसको उल्टा जाना है, तो अब किसकी पतिया हरी हैं, तो सभी वृक्षों की, है ना। तो यहाँ पे ऑफ लगाएंगे और ऑल द ट्रीज लिख सकते हैं ना, ऑल द ट्रीज, सभी वृक्षों की, ऑल द ट्रीज, और ऑल द ट्रीज हो गया कि नहीं, सभी वृक्षों की पतिया हो गया। अब कहाँ की, तो इस जंगल के, तो ऑफ दिस फॉरेस्ट हो गया ना। इसी जंगल की बात हो रही है कि इस जंगल के जितने भी पत्तियां हैं ना, वृक्षों की पत्तियां हैं ना, वो सभी हरी हैं। इसलिए यहाँ पे द लीव्स लगा है, हर जंगल की बात नहीं हो रहा। वो आर्टिकल द हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान। मैं दो तीन रूल में ही बता दूंगा कि हाँ आपको ये सोचना क्या है। आर्टिकल में ज्यादातर आपको सोचना नहीं पड़ेगा द का यूज में। ठीक है। खैर, पढ़ने के लिए तो मतलब इसके 60 और 70 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे लगभग, केवल द का यूज। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा है कि हमेशा हम इधर से चल रहे हैं, इधर से सोचना चालू कर रहे हैं कि इधर से हमें लिखना है। ठीक है, एक एक चीज को। अब ये हमें पता चल गया कि ये जो लिप्स है, ये क्या है, प्लूरल है। अब इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो हमारा इज होगा या आर होगा, इज होगा या आर। सिंपल भाई, ये प्लूरल है तो ये भी तो प्लूरल होगा ना, है ना। तो ये क्या होगा, आर होगा। अब ग्रीन लिख सकते हैं सिंपल। इसमें इससे अब देखिए यहां पे भी कह रहा है कि इसके पहले जो ऑफ के पहले, मतलब पहला प्रीपोजिशन जो आ रहा है, तो पहला प्रीपोजिशन ये जो ऑफ है हमारा, और इसके पहले आने वाला नाउन या वर्ड, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट होगा। जो पहला है ऑफ, इसलिए पहले आने वाला नाउन प्राइस वाक्य का करता है। ठीक है, सो सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर दोबारा वही करना है कि सब्जेक्ट को, हाँ क्योंकि ये बार बार पिक आउट द सब्जेक्ट एंड ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश क्यों कह रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कर्ता के रूप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि कर्ता कर्ता कर, सॉरी कर्ता किन किन रूपों में आ सकता है। ठीक है। तो ये जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ईजी है और हम इसको आगे देखेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज जितना पेज पढ़ रहे हैं ना, उतना पेज आपको मुझे टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद मनीष, उस पे मैं चैनल में मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। वहां पे आप भेजिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और वहां पे भेजिए, है ना। जो भी ट्रांसलेट आप कर रहे हैं, इन्हीं के मतलब देख लिया वीडियो और काम खत्म मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। वर्ड अगर पता नहीं है तो वर्ड तो आप गूगल वगैरह, बहुत चालाक लोग हैं आप लोग तो, मतलब हाँ। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ब्रिटिश इंग्लिश है वो ब्रिटिश वर्ड है या अमेरिकन वर्ड है ना। कभी कभी मतलब सेम ही लगता है दोनों, स्पेलिंग थोड़ा सा, जैसे कलर है, एक ये कलर है, तो ये सोचना पड़ेगा अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, बिकॉज हमें ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ना है। खैर, अब इन सब सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने का मतलब ये, इसको मतलब कौन से टेंस में रखा जाए। हाँ आपको पता ही है, इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह लीजिए, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कह लीजिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह लीजिए।
जो आपका मन करे, मतलब दिल करे वो कह लीजिए इसको। 3 नाम है इसके। इसमें बहुत आसान होता है, इस तरह के सेंटेंस में बहुत आसान होता है सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। ठीक है, पिक आउट करना, सब्जेक्ट को पिक आउट करना। ऐसे ही पूछना है कि कौन गीत गा रहा है, कौन गेंद खेल रहा है, सिंपल। कौन गेंद खेल रहा है, लड़के गेंद खेल रहे हैं, कितना मतलब आसानी से मिल जा रहा है हमको सब्जेक्ट, है ना। तो सबसे पहले हम, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए सब्जेक्ट। और जब हमें ये पता कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, तब आपको पता करना है ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है। और बिकॉज आपको सिंगुलर प्लूरल इसलिए ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसी के अनुसार जो वर्ब आएगा वो, हाँ, सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है हमारा वर्ब। और सिंगुलर प्लूरल जब आपको पता चल गया तो पता ही होगा, जब सिंगुलर है, प्लूरल है, तो तभी तो वो काउंटेबल है। प्रॉपर नाउन जो होता है ना, एक बात हमेशा मतलब बच्चे को मैंने देखा है कि मतलब प्रॉपर नाउन जब भी लिखेंगे ना, कहीं पे बीच बीच में लिख देते हैं। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि मैं सबको कह रहा हूँ कि, मैं तो कहूँगा कि मतलब बड़े क्लासों के बच्चों के भी मैं कह रहा हूँ कि जैसे मतलब प्रॉपर नाउन लिखेंगे ना, जैसे वो सेंटेंस के पहले आता तो ठीक है, बाद में आएगा तो उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जो गलत है यार। उसको हमेशा प्रॉपर नाउन को कहीं पे भी लिखिए, उसको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो तो यहाँ पे करना क्या है अब, जैसे ये कौन खेल रहे हैं पता चल रहा है कि लड़के खेल रहे हैं, बॉयज है ना, लड़कियां। लेकिन ये, अभी इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं। फिर मैं ये कहूंगा कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ये सभी टेंस, ये सभी सेंटेंस हम दोबारा पढ़ेंगे। फिर दोबारा वर्ब का जब आएगा, क्रिया के रूप जब पढ़ेंगे, तब वहां पे हम लोग देखेंगे। सो आप ज्यादा टेंशन ना लें। इसको ट्रांसलेट करने के लिए मैं एक छोटा सा फार्मूला है, स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद एम इजार, उसके बाद वर्ब फोर होता है। वर्ब फोर क्या, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वर्ब फोर हो जाता है। समझ में आया या नहीं, ये होता है हमारा वर्ब फोर। ठीक है। जैसे गाय मैदान में चर रही हैं, ये क्या हो गया, चलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, गायें मैदान में चल रही हैं, तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब क्या होगा, द काउज, प्लूरल है। अब कुछ गाय जो है वो मैदान में चल रही है, उनके बारे में बात हो रही है, इसलिए हम द आर्टिकल यूज कर रहे हैं। आर्टिकल का चैप्टर हम अलग से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखिए। ठीक है। तो काउज, अब ये जो काउज है ये क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल हो गया तो सिंपल हम आर यूज करेंगे, है ना। अब हमारा वर्ब, वर्ब क्या है, चरना। तो वर्ब, इसके बाद देखिए हर जगह आपको ये फॉर्मूला आता है, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये मतलब इसको फॉलो कर लिए ना, इसको, इस स्ट्रक्चर को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, इसको सब्जेक्ट प्लस, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अगर इस स्ट्रक्चर को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, रियली आप मतलब हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। इट्स बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको ट्रांसलेट करना सीख लेंगे, सेंटेंसेस को बोलना सीख लेंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। जब हम इसके 40 डेज में हम ख़त्म करेंगे, 40वें दिन नहीं, मैं आपको 10 से 15वें दिन में आप अंग्रेजी को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करना, अपने बातों को अंग्रेजी में बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे। जी हाँ। आप एक एक सेंटेंस बोलेंगे ना, वो पहले ही क्रिएट हो जाएगा आपके मन में, नहीं नहीं इसका ये वाला सेंटेंस होना चाहिए, इसको इस तरह से ट्रांसलेट करना चाहिए। और पता है मतलब कभी कभी जब कोई अंग्रेजी मतलब आप बोलेंगे ना, तो जैसे अभी शुरू शुरू के क्लास होगा तो ये जो बोलेंगे, कभी मन में आएगा ख्याल या कहीं पे बोल देंगे तो मतलब गलती हो जाएगा, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, और अपने अंदर सवाल उठ रहे होंगे, बेहुदा गलती बोल दिया, ये गलती बोल दी है, ओ सॉरी यार, मुझे ये करना चाहिए था। ठीक है। तो आर ग्रेजिंग इन द फील्ड लिख देंगे। ठीक है।
और यहाँ पे आते हैं ये वाला रूल नंबर 6। ये क्या कहता है? धनी सुखी है, गरीब दुखी है। वाह। धनी तो सुखी होते हैं, गरीब दुखी होते हैं। लेकिन पता है आजकल क्या होता है? आजकल धनिक जो है वही मतलब दुखी हैं। गरीब तो चलेगा, हाँ धनी आदमी के पास पैसा है, वो सोच रहे हैं कि कहाँ रखूं। खैर ये मजाक था, दूसरा कुछ नहीं था, ठीक है। हम्म। तो ये जो धनी सुखी है इसको हम कल देखेंगे। धनी सुखी है और गरीब दुखी है, तो थोड़ा एक दिन टाइम ले लिया जाए। तो इसमें जितने भी सेंटेंस आपने देखे है ना, ये सारे एक्सरसाइज जो देखे, वो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ट्रांसलेट करके मुझे भेजिए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ते रहिए, अपना ट्रांसलेट करते रहिए। कल इसको नहीं देखेंगे, ये वाले रूल को नहीं देखेंगे। कल हम देखेंगे जो भी एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता हूँ मैं। और इस बुक को पढ़ना है तो भाई मेरे चैनल के अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बेस्ट से बेस्ट तरीका मैं अपनाता हूँ आपको बताने का। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप चैनल कमेंट करके बता सकते हैं। हजारों कमेंट और मैसेज रोज आते हैं, आप भी कमेंट कीजिए, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।